किसी ने आपसे कहा कि जी मुझे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि या तो सिर्फ मैं इतना समझूं कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई है और कोई भी स्तंभक ड्रग दे दूं, है ना, और या फिर मैं उसका एक उचित कारण का पता लगाऊं और उसके बाद फिर मैं शुरू करूं कि भाई हाँ ये करना है मैंने। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अननोन रीजन के कारण या विदाउट एक्सप्लेनेटरी रीजन के कारण जो है नाक से, आंख से, मुख से जो नौ छिद्र है वहां से रक्त जो है वो निकलने लग जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि एक नरेटिव जो है हमने सेट किया था, पहले हम उसको उस पर एक नजर मारें। हमने देखा था कि सबसे पहले हमने अध्याय में ज्वर पढ़ा, मतलब ज्वर नहीं पढ़ा हमने हमने ज्वर में घृत पान की उपयोगिता पढ़ी कि उस किस कंडीशन में हम ज्वर में घी का यूज करते हैं। ज्वर नहीं पढ़ा हमने। ज्वर इतना वास्ट है कि हम उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें तो, और मतलब उसको सब एंगल से देखना शुरू करें तो वो अपने आप में एक जो है वो ग्रंथ है। लेकिन बात ये है कि नरेटिव ये सेट हुआ था उस टाइम पर, अगर मैं देखूं सूक्ष्म दृष्टि से, कि ज्वर में रस धातु दुष्ट थी और कफ जो था वो रस का मल था, यानी कि दोष इन्वॉल्वमेंट जो है वो कफ का हुआ, ऐसा मतलब एक रीजन आया। अब ज्वर में क्या होता है, संताप होता है, और ज्वर को कंट्रोल नहीं किया तो वो ये कहते हैं कि रोगी को क्या होता है कि अत्यधिक पित्त की ऊष्मा के कारण रक्त धातु दूषित हो जाती है। तो रक्त पित्त में रक्त और पित्त, एज द नेम सजेस्ट, बाय द डिसीज रक्त पित्त। तो ज्वर में रस है, रस का मल कफ है, रक्त पित्त में रक्त है और रक्त का मल पित्त है। यहां तक एक हमने नरेशन सेट किया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ कि ज्वर में क्या हुआ था कि हमने ये कहा था रूक्ष ज्वर देहकरम, है ना, रूक्ष रूक्ष ऊष्मा ज्वर देहकरम, यानी कि समान वायु और पाचक पित्त की प्रॉब्लम हमने बताई थी कि समान वायु बिगड़ा और पाचक पित्त बिगड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, ज्वर हो गया। ठीक है ना। रक्त पित्त में क्या हुआ, यानी कि रूक्ष गुण बढ़ा था और उष्ण गुण बढ़ा था, रूक्षोष्ण, रूक्ष और उष्ण गुण। ठीक है जी। अब उसके बाद जो बात आती है यहां पर कि रक्त पित्त में पित्त का कौन सा गुण वृद्ध होता है, द्रव गुण वृद्ध होता है, और वह द्रव कौन सा होता है, दैट इज रंजक पित्त, और वायु के जल गुण में वृद्धि हो जाती है, और व्यानेन रस धातु ही विक्षेपित उचित कर्मणा, यानी कि व्यान वायु जो होती है वो रस व रक्त का संवहन करती है। तो व्यान वायु का चल गुण बढ़ गया, जिसके कारण द्रव गुण बढ़ा हुआ जो पित्त है उसको वो शरीर के जो 9 मार्ग हैं और स्त्रियों में जो एक मार्ग ज्यादा है, उस 10 मार्ग से रक्त को निकाल रही है। अब पित्त और रक्त का संबंध क्या है, तो हम ये कहते हैं तेजो रसानाम सर्वेशाम यदु सर्वेशाम मनुजानाम यदि उच्यते पित्त ऊष्मनः सारागेन रक्त तत्वम उच्यते, यानी कि जो पित्त का जो रस का तेज भाग है वह पित्त की ऊष्मा से राग को प्राप्त होकर, यानी कि आपने क्या किया कि रस धातु के बाद रक्त धातु बनती है, रस जो टिश्यू है उससे ब्लड नामक जो कनेक्टिव टिश्यू बनता है, उसमें क्या होगा, पित्त की जो ऊष्मा है, किसी की आवाज आ रही है, डॉक्टर हिमानी।
डॉक्टर हिमानी प्लीज। पित्त की ऊष्मा से राग को प्राप्त होकर क्या हुआ कि वह रक्त में चेंज हो गया। तो हमें ये मालूम है कि जब मैं ज्वर को अप्रोच करता हूं तो रस धातु की दृष्टि सर्वप्रथम होती है और रस धातु की रस धातु का जो गुण है वो भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। अश्रद्धा च अरुचि च आस वैरस्यम अरसज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरः तमः। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, उस ज्वर का अरुचि के साथ और तमा दर्शन के साथ में जोड़ता हूं तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसीजेस का बंडल बन जाता है। हल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरात्मः। इसी तरीके से अगर हम पांडुत्वम स्त्रोत्साम रोधा क्लैव सात कृसंगता नाशो अग्निर अयथा कालम वलय पलितानि च। अब पित्त का हम रूक्ष और उष्ण गुण, एक बात ज्वर में। नंबर दो रूक्ष और रूक्ष वात का और उष्ण पित्त का। उसके बाद जो रूक्ष गुण है दैट डिनोट्स समान वायु और उष्ण गुण डिनोट्स पाचक पित्त। अब उस ज्वर के संताप से, उसके हीट से आपको रक्त पित्त हो गया। ठीक है ना। ज्वर संतापम रक्त पित्तम उदीर्यते। ज्वर का संताप जो होता है वह रक्त पित्त को उत्पन्न करता है। अब बात फिर वहीं पर आ गई कि पित्त के सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चद्रम अम्लम सरम कटु में कौन सा गुण जो है वो जो रक्त पित्त में गड़बड़ कर रहा है। तो वो कहते हैं जी द्रव गुण वृद्धि हो गया है और रंजक, वो द्रव गुण और वृद्धि जो होती है वह रंजक पित्त में होती है और वायु के चल गुण में वृद्धि होती है और यह चल वायु जो होता है वह किसका गुण है, व्यान वायु का गुण है। फिर हमने रक्त और पित्त के संबंध को स्पष्ट किया। उसके पश्चात हमको, जैसे मैंने आपको रस प्रदोषज रोग बताए वैसे ही रक्त प्रदोषज रोग हम देखते हैं। वो कुष्ठ विसर्प पिटिका रक्त पित्तम असर्द्रा। तो रक्त पित्त पे क्या है, हमने एक गोला बनाया, आपको रेड ने दिखा रखा है कि कुष्ठ होता है, विसर्प होती है, पिटिका होती है, रक्त पित्त होता है, असुरुद्र होता है जिसको हम रक्त प्रदर कहते हैं, गुद मेढ में पाक होता है, प्लीहा गुल्म या अंतः विद्रुति होती है, किसी भी प्रकार का स्किन डिसऑर्डर, नीलिका हो गया, कामला हो गया, व्यंग हो गया, पिप्पल हो गया, तिल कालक हो गया, दद्रु हो गया, चरमदल हो गया, पामा हो गया, कोढ़ हो गया और रक्तमंडल हो गया। यह सारे कैसे हैं, रक्त प्रदर्शित रोग। इन सब में रक्त पित्त को हम रक्त प्रदोषज, इन सब विकारों में से एक विकार क्या है, दैट इज रक्त पित्त। और रक्त पित्त के बारे में हमने पहले चर्चा की, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं देखूं कि अगर रक्त धातु में पित्त प्रकोप होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया ये अब लोग कहते हैं कि मॉडर्न के हिसाब से बताइए, मतलब अगर प्लीहा वृद्धि कहता हूं तो समझ में नहीं आता, मुख पाक कहता हूं तो समझ में नहीं आता, गुद पाक कहता हूं तो समझ में नहीं आता, मेढ्र पाक कहता हूं तो समझ में नहीं आता, 9 प्रकार की अंतः विद्युतियां होती हैं तो नहीं समझ में आती। लेकिन लोगों को ये बड़ा आसानी से समझ में आता है कि किसी भी प्रकार की सर्कुलेटरी, ईएनटी, गायनेकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। सर्कुलेटरी में क्या हुआ कि अगर पित्त प्रकोप रक्त धातु में हो रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की हीमोरेजिक डिसीज हो जाएगी, कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, डिसलिपिडीमिया हो जाएगा। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो बर्डिंग न्यूरोपैथी हो जाएगी, सिनकॉप हो जाएगा जिससे आप मूर्छा कहते हैं। ईएनटी में हम देखें तो नाक से खून निकलने लग जाएगा। गायनेकोलॉजी में देखें तो डीयूपी हो जाएगा, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाएगी आपको। और डर्मेटोलॉजी में देखें तो सुपरेटिव गैंग्रेनस लीजन्स जो है वह पित्त प्रकोप इन रक्त धातु में यदि पित्त का प्रकोप होता है तो ये दिखाई देती है।
थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई आपने मुझे ये बताया कि रंजक पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 2, आपने मुझे ये बताया कि व्यान वायु का इन्वॉल्वमेंट है। बात समझ में आई। अब वो ये कहते हैं कि ये जो है ये ज्वर का स्थान है ना। मिथ्या आहार विहारा व्याम दोष है हमाशय आश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदार सुनस आ गया। दैट इज स्टमक। यहां से ज्वर आ रहा है जो कि समान वायु और पाचक पित्त का स्थान। अब आप चले गए कहां पर, यहां पर आ गए, ठीक है ना। तो अब मैं अवयव पर आ रहा हूं। ज्वर में अवयव था अमाशय, और जो रक्त पित्त में अवयव है वह कौन सा है, रक्त वहानाम स्त्रोत्साम यकृत मूलन प्लीहा च। यकृत है, मैंने यहां पर और बना दिया, यकृत और प्लीहा। यकृत और प्लीहा, रक्त वहानाम स्त्रोत्साम यकृन मूलन प्लीहा च। तो अब मैंने अवयव भी सेट कर लिया। और खूबसूरती देखिए कि यकृत प्लीहा शोणित जऊ। ये यकृत में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, और इटसेल्फ यकृत और प्लीहा दोनों ही जो होते हैं वह रक्त से उत्पन्न होते हैं। यकृत प्लीहा शोणित जऊ। तो अवयव भी सेट कर लिया। ज्वर में हमने सेट किया था समान वायु पाचक पित्त दोष। गुण सेट किया हमने रूक्ष और उष्ण। अवयव सेट किया हमने अमाशय। रक्त पित्त की बात आई तो हमने कहा कि भाई रंजक पित्त व्यान वायु। एक बात, पित्त का द्रव गुण, व्यान वायु का चल गुण। और अवयव की बात आई तो हमने कहा कि भाई यकृत और प्लीहा। और यह दोनों क्या होते हैं, यह किससे बने हुए होते हैं, यकृत प्लीहा शोणित जौ। यह रक्त से ही बने हुए होते हैं। कोनिका, ये ओम मनजिंदर सिंह जस्सा का फोन है। क्या नाम है, डॉक्टर साहब क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। तो हाँ, दे दो फिर, मैं उसको कह देता हूँ। अब आगे चलें। यानी कि रक्त पित्त को आप क्या कहते हो कि भाई ये एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अब वो क्यों हो रहा है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपको मूल रूप से क्या देखना पड़ेगा कि आपका ध्यान किस पर जाना चाहिए, कि स्प्लीन में और यकृत में। और मूल रूप से आपका जो ध्यान जो है, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो यकृत पर जाना चाहिए, ठीक है ना। अब यकृत जो है वह क्या है, रक्त वहानाम स्त्रोत साम यकृत मूलम। मैं क्यों कह रहा हूं आपका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्लीहा जो है वो प्रवर्तक है। इट्स ओनली ए ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। लिवर इज द प्रवर्तक, यानी कि जो निर्माण करेगा वो कौन है, यकृत। इसलिए आपको जो उत्पादक है और ये धारक है, और इसके बाद क्या आएगा, वृक्क आएगा जो कि विसर्जक होगा। तो उत्पादक, धारक और विसर्जक। तो धातु का जो धारण करने उत्पादक है वो क्या है, यकृत। यहां से प्लीहा और आप यहां से बगल में देखेंगे तो यहां पर वृक्क की स्थिति होती है, किडनी की स्थिति होती है। तो अब एक हमने बहुत ध्यान से इस चीज को देख लिया कि रक्तपित्त जो है वो अवयव रूप में यकृत और प्लीहा इनसे जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि खून बह रहा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो क्यों हो रहा है, जो ये द्रव गुण जो है बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है,
Bleeding disorders are often caused by a failure of the blood to clot. यानी कि ब्लड का क्लॉट जो है, रक्त का थक्का जो है वो नहीं जम पा रहा, इसीलिए खून जो है वो बह रहा है. Several conditions can affect the way the blood clots. Many causes are related to protein defect in the plasma, the liquid component of the blood. These proteins are directly responsible for how the blood coagulates. These are ये जो प्रोटीन कहलाते हैं, ये जो कहते हैं ये these are the fibrin polymer. ठीक है ना? These are the special proteins. These are called fibrin polymer. In some diseases, these proteins might be missing completely or they may be low in count. The majority of the defects are hereditary, passed from parent to child through genes. However, some may develop due to the other medical condition. Other conditions that can cause bleeding disorders are, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पूर्व में कि लिवर डिसीज, ठीक है ना, यकृत का कोई विकार हो तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है. लो रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है ना, यदि आपको रक्त क्षय की स्थिति है तो भी होगा, क्योंकि आपको क्या हो गया कि जब रक्त क्षय होगा तो जो उसको बनाने वाले और जो धारण करने वाले, जो प्रवर्तक और धारक, उन दोनों की स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसके कारण आपको हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली हो जाती है रक्त क्षय के फलस्वरूप. तो लो रेड ब्लड सेल काउंट, लिवर डिसीज. नंबर 3, विटामिन के डिफिशियंसी. ब्लड जो है उसका थक्का नहीं बन पाता, क्योंकि विटामिन के जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए. और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी को हृदय रोग होता है तो एस्प्रिन दी जाती है जो कि खून को पतला करती है, और जब वो द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है तो जिनको खून पतला करने की दवाई दी जाती है अक्सर उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाया करता है. मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स. हेलो, नमस्कार जी सर, मैं ना एक मीटिंग ले रहा हूँ, आधे घंटे में फ्री होके आपको अपने आप कॉल करता हूँ. हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ. ओके जी, ओके. तो टाइप ऑफ ब्लीडिंग और डिसऑर्डर्स, there are several bleeding disorders that can be inherited, passed down through genetics, and some are acquired. कुछ उपार्जित होंगे और कुछ जो होंगे वो जन्मजात होंगे. Some cause bleeding spontaneously, अचानक आपको bleeding, wherever other causes bleeding following an accident. The most common inherited bleeding disorders are hemophilia A and B, caused by a deficiency or lack of certain blood clotting proteins called factors. These disorder cause heavy or unusual bleeding. तो आपको वो कितने फैक्टर होते हैं आपको पता है? 13 होते हैं सर. 13 होते हैं. 13 के नाम बता सकते हैं? उसको मेरी तरफ से दिवाली का एक वो मिठाई का डब्बा दूंगा अगर किसी ने 13 फैक्टर के नाम गिना दिए. देखना नहीं है कहीं तुम देखने लग जाओ, रटा हुआ होना चाहिए. फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3. सबसे पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम आयन, पांचवा होता है लेबाइल, छठवा होता है अज्ञात, सातवां होता है स्टेबल, आठवां होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवां होता है क्रिसमस, 10वां होता है स्टुअर्ट प्रॉवर, 11वां होता है हेजमैन, 12वां होता है लकी लॉरेट और 13वां होता है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. तो सबसे पहले तो एक्चुअली में मेरा मानना ये है कि डॉक्टर का क्या है कि उसको हर चीज, मतलब ये शास्त्र और वो शास्त्र अगर आपको याद नहीं है ना तो समझ लीजिए कि आप जो चिकित्सा करते हैं वो कैसी चिकित्सा करते हैं
जैसे ज्वर आ गया, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि किसी ने कहा जी मुझे तो खून आ रहा है, तो आपके लिए वो केवल खून ही आ रहा है बस, और आपका जो क्या कहते हैं वो क्या होगा, गोल ट्रीटमेंट गोल क्या होगा या ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा कि जैसे आप विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया आपने, या आपने कोई एंटीकोगुलेंट दे दिया आपने, या आपने उसको दबा दिया मैंने, ठीक है ना। अब आपको क्या ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि यार मैं लिवर से देखूं कि ये यहां से आया होगा, फिर ये यहां गया होगा, फिर वहां पहुंचा होगा। ऐसी सोचने की परिस्थिति आती ही नहीं, आप आने ही नहीं देते, वो गोली दी, बात खत्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको शास्त्र, अपना शास्त्र और इतर शास्त्र, इसलिए मैं कहता हूं कि 1 घंटा तो कम से कम निकालिए, इससे ज्यादा नहीं भी पढ़ सकते वो भी, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुन ही लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीपी शुक्ला जी को जो था वो आधुनिक जगत का चरक कहा जाता था। तो वहां पर वो कहते थे कि उनके दरवाजे पे जो कुत्ता बैठा होता था ना, उसको भी जो है वो कई स्टूडेंटों से अच्छा आयुर्वेद आता था। बोले वो सीपी शुक्ला जी को सुनता रहता था और उसको कई इतनी दवाइयां आ गई थी जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सुनता रहता था, गंधक रसायन फलाना ढीकना, चरक में ये लिखा वो लिखा, फलाना लिखा ढीकना लिखा। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर आप अवेयर नहीं है, आंख नाक कान खोले नहीं रखते एक वैद्य की तरह। नंबर 2 कि अपने शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और इतर शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्योंकि फैसिनेटिंग तो आप ऐसे ही होते हैं ना कि भाई आपके पास कोई ये नहीं लेके आएगा कि भाई मुझे अधोग रक्त पित्त हो गया, वैग रक्त पित्त हो गया, तिर्यक रक्त पित्त हो गया, लोगों की समझ में नहीं आता। लेकिन आपके पास ये जरूर लेके आएगा वॉन विल्बोर्ट्स डिसीज हो गई है सब में, क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? सवाल किया जाता है। पर हमने तो बता दिया आपको। देखिए इतना एक सिंपल चीज है, उस बात को थोड़ा सा आप एक बहुत बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लीड क्यों होगा, क्योंकि वो लिक्विफाई हो गया, ठीक है ना, उसमें लिक्विफिकेशन जो है वो ज्यादा हो गया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि विटामिन के की डिफिशियंसी साथ में हो रही है, जो कि उसको सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा, उसको गाढ़ा नहीं कर पा रहा। बहुत सिंपल सी बात। और बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि जो चलने की स्थिति है वो तो व्यान वायु के द्वारा है। तो दो चीजें तो ये बात समझ में आ गई। नंबर तीसरी बात जो मेरी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि यानी कि 2 ये लक्षण हो गए। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि अवयव, लिवर को भी देख लिया मैंने, स्प्लीन को भी देख लिया, 2 चीज, 2 ये हो गई, दोष हो गया और धातु रक्त हो गई, अवयव प्लीहा और स्प्लीन हो गया। यहां तक तो देखना है ना। और उसके बाद वो निकल कहां से रहा है? अब निकलने के मार्ग कितने? तो निकलने के मार्ग भी सेट हो गए, कितने? 9 और 10। तो वो एक बार अपने दिमाग में बिठाकर आंख बंद करके उसको सेट कीजिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने धातु सेट कर ली, जब आपने दोष सेट कर लिया, जब आपने अवयव सेट कर लिया और उसके पश्चात आपने मार्ग सेट कर लिए, और मार्ग आपने कहा कि भाई 3 हो सकते हैं कि या तो वो ऊपर से निकल जाए, या वो नीचे से निकल जाए, और किंतु परंतु की स्थिति में वो बाएं दाएं से निकल जाए। दैट इज कॉल्ड त्रियक रक्तपित्त, ऊर्ध्वग, अधोग और त्रियक रक्तपित्त। तो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो ये अलग अलग नाम देने, जैसे वॉन विल्बर्ट्स डिसीज, द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ वॉन विल्बर्ट फैक्टर which helps blood platelet clump together and stick a blood vessel wall. Certain diseases or medical condition can also cause a deficiency of one and more blood clotting factors. The most common cause of acquired bleeding disorder are end-stage liver disease or vitamin K deficiency. According to the American Association of Clinical Chemistry, AACC, this is because most blood clotting factors are produced in liver and certain clotting factors are vitamin K dependent.
देखिए 2011 में बात कर रहे हैं उसकी, और हमारे पास इतने सालों से वो आपको बता रहे हैं कि रक्त आपके, अगर रक्त चिकित्सा का अध्याय देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है यकृत और प्लीहा, मतलब वो आपको देखो भी प्लीहा नहीं दिखा रहे, और वो प्लीहा को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। The main sign of a bleeding disorder is prolonged or excessive bleeding. The bleeding is normally heavier than the normal and unprovoked. Other signs of bleeding disorder include unexplained bruising, heavy menstrual bleeding, and frequent nosebleed. इस तरह की बातें जो है वो हमने देख ली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर सिम्टम्स को हम देख रहे हैं। अब अगर आयुर्वेद में टाइप्स ऑफ रक्तपित्त डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा कैन बी कोरिलेटेड विद द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी नाक से खून निकल रहा है एपिटैक्सिस, मुख से निकल रहा है तो हीमेंटेसिस, कर्ण से निकल रहा है तो ऑटोरेजिया, गुदा से निकल रहा है तो बेसिलस डिसेंट्री, मेलिना, ब्लडी डायरिया, मूत्र से, ये मैंने एक मोटा मोटा बताया है आपको, क्योंकि इसके अंदर भी मैं बहुत जाऊंगा तो एपिटैक्सिस भी कितनी वजह से होगी, हीमेंटेसिस भी कितनी वजह से होगी, ऑटोरेजिया भी कितनी वजह से होगा, वो हम देखेंगे। पर अभी मैं आपको एक केवल व्यू दे रहा हूं, एक नैरेटिव सेट कर रहा हूं। मूत्र जो है वह हीमोचूरिया कहलाएगा, गुद से बेसिलस डिसेंट्री, मेलिना या ब्लडी डायरिया जिससे आप रक्त अतिसार कहते हैं, योनि से मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, और त्रियक से परप्यूरा, ठीक है ना, जिसको आप आईटीपी कहते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात पहला ग्रंथ आपके सामने आया, वासा सशाखम सपलाश मूलाम कृत्वा कषायम कुसुमानी च अस्या प्रदाय कलकम विपचेत धृतम ततशौद्रम श्वे निहंति रक्तम इति वासा धृतम, ऐसा चरक कहते हैं रक्त द्वितीय अध्याय में। वाग्भट्ट जो है वो थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करते हैं। समूलम मस्तकम क्षुणम वृषम अष्टम गुणे अंभसी पक्तवा अष्टाश अवशेषेण धृतम तेन विपाचेत तत पुष्पगर्भम तत शीतम सशौद्र पित्त शोणितम। अब वो क्या कहते हैं, पित्त गुल्म। किसी का जो है ना अभी भी वो चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए इसको। अनिता गोस्वामी जी का है। अनिता गोस्वामी जी प्लीज। हाँ सर, मैं म्यूट की थी, फिर से हो गया शायद, सॉरी। ओके ठीक है। अब देखिए वासागृत क्या कह रहा है, पित्त गुल्म ज्वर, तो ज्वर माने पैथिक ज्वर, श्वास, कास, हृदय रोग और कामला, तिमिर, ब्रह्म, विसर्प, स्वर साधा च नाशित। अब इसमें से क्या हो सकता है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको एक कंडीशन आई है जहां पर हमको वासागृत को यूज करना है। तो सशौद्र पित्त क्षोणितम, पित्त गुल्म, पैत्तिक गुल्म हो गया, जहां पर आपको क्या होता है, पैत्तिक गुल्म से मतलब क्या होता है कि आपकी स्प्लीन में क्या हो रहा है, टेंडरनेस आ रही है। ज्वर आया, पैत्तिक ज्वर हुआ, पैत्तिक ज्वर के बाद आपको पैत्तिक गुल्म हुआ, और पैत्तिक गुल्म की जो विशेष बात है वो क्या है, वो है स्पर्श असहायता। यानी कि आपको क्या होगा कि रोगी जो है जहां पर स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी वहां पर हाथ लगाने से मना कर देगा। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। पैत्तिक गुल्म हुआ, ज्वर हुआ, अब यहां पर वाइस वर्सा है। क्रोनोलॉजी को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि हमने ज्वर में भी वासागृत पढ़ा था और हम रक्तपित्त में भी वासागृत पढ़ रहे हैं। यानी कि जीर्ण ज्वर के कारण भी आपको रक्तपित्त हो सकता है
और बिकॉज ऑफ रक्त पित्त भी आपको पैत्तिक ज्वर या जीर्ण ज्वर हो सकता है। तो पैत्तिक गुल्म हुआ यानी कि आपकी जो स्प्लीन है वह रेस कर गई, वो इनलार्ज हो गई, आपको ज्वर हो गया, फिर आपको सांस लेने में यानी कि आपके प्राणवायु स्रोतों पे दिक्कत हो गई, अंततः आपको हृदय रोग हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया आपको। अब इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये हो कि भाई तिमिर, भ्रम, विसर्प, स्वर, साध ये सब एक क्लिनिकल कंडीशन में बनकर आए, या रक्त पित्त के कारण आपको पैत्तिक गुल्म अलग से, पैत्तिक ज्वर अलग से, या श्वास कास अलग से, या पैत्तिक हृदय रोग अलग से, या कामला की कंडीशन पैदा हो गई बिकॉज ऑफ द हैवी ब्लड लॉस की वजह से, या तिमिर हो गया आपको, आलोचक पित्त की कमी से आपको कैटारैक्ट होने लग गया, वात और रजोगुण की वजह, पित्त और रजोगुण की वृद्धि से आपको भ्रम हो गया, या ऐसा हुआ कि वह रक्त आपने स्तंभ दिया और वैसे ही जो पूरे शरीर में पित्त जो है वो अपने स्थान से निकलकर यानी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संपूर्ण शरीर में बहने लग गया, और जिसे हम कहते हैं परिसर्पणात्, है ना, संपूर्ण शरीर में विसर्प, पैत्तिक विसर्प जिसे हम कहते हैं, जिसको कि अग्नि विसर्प भी कहा जाता है, वात पैत्तिक विसर्प को, तो और स्वर स्वाद हो गया। तो इस प्रकार की कंडीशन में वासाघृत का यूज करूंगा। अब इसके बाद जो है पलाश व्रंत स्वरसेन सिद्ध तस्सेन कलकेन मधुद्रवेन लिहयाद वत्स कल्क सिद्धम तद्दत समंग उत्पलो सिद्धम। यहाँ पर जो चरक कहते हैं वहां पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लेडी को फाइब्रिड यूटरस की कंडीशन में हीमोरेजिक सिस्ट होती है, ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिस्ट बनी हुई है, सिस्ट बना रही है कि भाई कफ है। तो ग्रथित कफ की जो कंडीशन है वह पलाश आदि घृत में हम यूज करते हैं। फाइब्रोइड यूटेरस में हम क्या यूज करते हैं, जहां पर हीमोरेजिक सिस्ट आ रही है तो वहां पलाश का यूज किया जाता है। या ये कह लें कि अगर किसी को इंटरनल हीमोराइड्स हैं तब हम पलाश का यूज कर लेते हैं, या समंग का या उत्पल का या लोद्र का यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि पलाश जो है वह अपान स्थान पर काम करने वाली व्याधियां जो हो रही है उन पर काम करेगा। ये पलाश हो गया, उदुम्बर हो गया, वत्सक हो गया, जैसे कुटज कल्क है, रक्तार्श हो गया है आपको, तो आप कुटज आदि घृत यूज कर सकते हैं। आपको फाइब्रोइड यूटेरस यूज हो गया है तो आप पलाश आदि घृत यूज कर सकते हैं। आपको ब्लीडिंग होती है यूरिन से या इधर उधर से इमेचूरिया हो रहा है तो समंग उत्पल लोद्र यूज कर सकते हैं। और वहां पे लिखा हुआ पित्त ज्वर को नाश करने के लिए जो है वो सबसे अच्छा घी माना जाता है। अब यूजुअली चरक ने क्या किया कि चरक ने तो दो चीजें कहकर बात खत्म कर दी। ये जो मैंने आपको बताया है कि एक दिया उन्होंने वासाघृत और दूसरा दिया शतावरी घृत। शतावरी दाड़िमा अंतिम काकोलमनिकम मधुकम विदारिकम पिष्टा च मूलम फलपूरकस दत्तम पचेत क्षीर चतुर्गुणम कास ज्वर अनहा विबंध शूलम तद्रक्त पित्तम च धृतम हिन्यात च पंचमूल रते पंचेर्भिर्वा सिद्धम कृतम तच्च तदर्थकारी इति शतावर्याति कृतम। तो जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कफ और पित्त का अनुबंध होने पर आप वासाघृत का यूज कीजिए, और वात और पित्त का अनुबंध होने पर आप किसका यूज कीजिए, शतावरी घृत का यूज कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एक और पिक्चर क्लियर कर दूं कैसे क्या होता है कि आपने ये सेट किया कि भाई पित्त की कंडीशन तो है, यानी कि रक्त अगर दूषित होगा तो रक्त पित्त तो है। अब आपके पास दो कंडीशन है कि
ऊपर का भाग कफ से है, और नीचे का भाग वात से है ना। यानी कि जो छाती में है वहां जो हम ये कहते हैं कि ये कफ का स्थान है, और पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है। तो दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, कफ पित्त और वात पित्त। कफ पित्त में क्या होगा कि आप इसको क्या कह दोगे कि भाई ये जो है ये ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, ऊर्ध्वक है। और यहां वाली पित्त को आप क्या कह दोगे कि दैट इज अधोग रक्त पित्त। दो ही मार्ग है, ऊर्ध्व और अधोग, और त्रियक है तीसरा। पर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, कफ और पित्त का, तो त्रियक में त्रिदोषज स्थिति हो जाती है। अब कफ जो है वो ऊर्ध्वक है, यहां पर हमको दो ही चरक ने वो दिए कि या तो आप वासादिघृत यूज कर लो। तो जो मेरी सोच है वो ये है कि ऊर्ध्वक में आप वासादि, और क्योंकि कटु विपाक और शीत वीर्य है, और ये मधुर विपाक और शीत वीर्य है, और इसमें जो है वो शतावरी का प्रयोग करेंगे आप। यहां तक क्लियर है आपको? क्या समझ में आई बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। यस सर। फिर एक दूर्वाधिघृत है जो कि भैषज रत्नावली में दिया हुआ है, और एक क्षण पुष्पाधिघृत है जो, अभी हम बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन मैंने चरक के ऊपर दत्तान का जो आपको एक मोटा मोटा, क्योंकि हम मोस्टली क्या है कि हम इतने रस भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूजुअली आपको शतावधिघृत मिलेगा आराम से, वासाधिघृत मिलेगा। कंसेप्ट आपके पास क्लियर है ऊर्ध्वक और अधोग के अनुसार, एंड आप आराम से यूज कीजिए, ठीक है ना। तो चरक इस मामले में बहुत शार्प थे, बहुत कम और बहुत अच्छी चीज में आपको सब चीजें समझा देते थे। तो इतना ये क्लियर हो गया है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हो गया सर। ठीक है जी, तो इतना रखिए। आज आगे कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सर वासादिघृत किस कंपनी का आता है सर? वासाकृत डॉक्टर साहब किसी का भी मिल जाएगा आपको, अच्छा सबका मिल जाएगा लगभग। ठीक सर। और कुछ नहीं तो डॉक्टर साहब उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर इसमें मैंने आपको, क्योंकि मैं वैशेष कल्पना बताऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या होता है कि आपने क्या है कि आप सिंगल ड्रग यूज कीजिए, केवल वासा, वासा के पत्ते लेकर और उसका स्वरस निकाल लीजिए, और उसको घी में, उसका जब आपने 1/8वां पार्ट निकाल लिया है, वो 1/4 पार्ट निकाल लिया, चतुर्थांश कर लिया, क्वाथ बना लिया, उस क्वाथ को आप घृत के साथ विपाचित कर दीजिए, यानी कि उसको भून लीजिए, बस। ठीक सर, हेलो। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड। हाँ दिनेश जी बोलिए। हाँ सर, के एक केस हेमोलाइटिक एनीमिया का केस है, क्या इसको हम तिर्यक रक्तपित्त में ले सकते हैं? बिल्कुल, हीमोलाइटिक एनीमिया को हमने कहा ही है कि भाई ये इस तरह से जाएगा, हाँ लिवर से सर, ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। अभी एक केस में हमारे पास भी आया था, तो काई चिकित्सा वन में उनको विवेचन कराया, तो उस केस में क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन तो डाउन गया, और साथ में जो बिलिरुबिन लेवल था वो और बढ़ गया था उसमें। तो अभी उन्होंने अपने हिसाब से किया था, तो उन्होंने विरेचन ही सजेस्ट किया था रक्तपित्त समझ करके। तो जो 7 पे पहले 6 पे हीमोग्लोबिन था वो 5 पे गया, और जो 7 पे बिलिरुबिन लेवल था वो 8 पे गया। तो पूरा फेस पे, पूरा बॉडी पे ये येलोइश पेशेंट को देखने को मिल रहा था हमें। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, पता है क्या है कि एक तो क्या होता है कि जब हम, हमारे पास क्या होता है कि उन्होंने तो कहा है कि विरेचन कर लीजिए, किस अवस्था में पेशेंट आया है आपको वो ये देखना होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई कृश पेशेंट है और आपने उसमें विरेचन दे दिया, तो वो कृशता को और उत्पन्न करके वात आदि के कर देता है, जिसके कारण रोगी का जो है वो और हो जाता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर आप रक्तपित्त का देखोगे तो वो दो तरीके से है, ठीक है ना। एक तो संतर्पण है और एक संशोधन है। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप बता रहे हो कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस क्या कर ली
कि उन्होंने क्या किया कि संतर्पण करने की बजाय वो संशोधन पर चले गए। दैट्स फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जो लिखा हुआ है रक्तपित्त में कि आप, उन्होंने बता रखा है आपको कि भाई आपको ऐसा देख लेना है कि रोगी को, अगर रोगी बलवान है और उस दोष बहु है, अगर वो संशोधन को सहन कर सकता है तो आप विरेचन दीजिए, अन्यथा संतर्पण पर चली जाइए। ओके सर। तो उस समय मैंने सब धातु अग्नि बढ़ाने के लिए सिर्फ अग्नि पे रखा था, जिससे कि थोड़ा रस अग्नि और रक्ताग्नि थोड़ा बढ़ जाए, जिससे आगे ठीक, आगे की धातुएं बढ़ती रही। जी 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 जी। देखिए, उसमें मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ कि यूजुअली जब ऐसा होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि हमको ट्रीटमेंट कैसा करना पड़ता है। जैसे कि मेरा जो ताप्यादि लोह आता है, इस सर पर मेरा बड़ा विश्वास है, ठीक है ना। अगर मैं किसी को 7 दिन के लिए ताप्यादि लोह देता हूँ तो 101% जो है वो HB जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग जो है वो नवायस लोह पे विश्वास करते हैं, मेरा ताप्यादि लोह पर बहुत विश्वास है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करता है। वो भी है रक्तपित्त के बारे में भी, अगर चिकित्सा में भी मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और वो सब बता देता, परंतु यहाँ पर क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस धृत के बारे में ही कर रहे हैं, इसलिए मैं इधर इधर नहीं जा रहा, पर ओके आपके सर, क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है। यस सर, थैंक यू हाँ सर। जी, और कोई सवाल? सर, हम्म, हाँ सर, जैसे बच्चों में होता है सर, मोस्टली नेजल ब्लीडिंग हो जाती है सर, ज्यादा जब गर्मी में जाते हैं, तो सर हम्म। क्या हम उनको ये वासाघृत रिकमेंड कर सकते हैं? इसमें फिर एक जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा जो है, वासा जो है वो अपने आप में बहुत कटु है, और यूजुअली जो मैंने ये देखा है कि जो वासा ग्रुथ है, अगर वैसे अगर आप उसको लोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। यूजुअली तो हम क्या करते हैं कि कैप्सूल फिलिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है ना, तो हाँ वो जी, आप दे सकते हैं ठीक इजिली। ठीक है। और जैसे बच्चों में नोजल ब्लीडिंग होती है ना, तो क्या करते हैं कि जो दूर्वा स्वरस होता है, यानी कि जो घास है, उस घास का रस निकाल कर, पत्ते का रस निकाल कर वो ब्लीडिंग करने को दे देते हैं। रात में गोधृत का नशा दे देते हैं, और साथ में जो है वो दे देते हैं, क्या नाम है, ताप्यादिलो की एक गोली। सर, क्या इसमें धात्री लो भी काम करेगी? देखिए, लोह की कोई भी प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ इतना काम करेगी, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ताप्यादी लोह की बात बताई आपको, कि यहाँ पर सिर्फ इतना मत सोचिए कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से जो एनीमिक कंडीशन है उसको काउंटर करने के लिए तो बात ठीक है, आप दात्री लो यूज कीजिए, आप नवायस लो यूज कीजिए, आप क्या नाम है इसका, सप्तामृत लो, कोई भी पुनर्नवा मंडूर कीजिए, लोहा सब कीजिए, पर वो क्या है कि वो ट्रीटमेंट नहीं। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण जो रक्तक्षय हुआ है, उसकी जगह लो कंटेंट देना सिर्फ इतना इंगित करता है कि आप जो है वो लाक्षणिक चिकित्सा कर रहे हैं। अगर मैं फल त्रिकादि काढ़ा से शुरू करूं और आरोग्यवर्धनी वटी से शुरू करूं, तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो एक राह देता है मुझको कि भाई हाँ ठीक है, आप लिवर को, अवयव को ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप देखिए, आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है, कि जैसा कि दिनेश बड़वाल जी ने कहा था कि उसको विरेचन देकर मैं आरोग्यवर्धनी वटी और ताप्यादि लोहों का यूज करता ना, तो पेशेंट 10 दिन में जो है वो छलांग मारता। आप क्या करते हो, कुटकी है जो पित्त विरेचन का कार्य करेगी पर शमन रूप से, और ताप्यादि लोह जो है वो लिवर पर भी काम करेगा, और रक्त वृद्धि होने के कारण अवयव पर भी कार्य करेगा। हाँ जी, और कोई सवाल? आवाज आ नहीं रही? हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, इसमें जो हम लोगों ने रस धातु पाचक दिए हैं, उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, रस धातु पाचक बिल्कुल 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 कर सकते हैं आप।
और कोई सवाल? सर हाँ जी। सर जैसे रस धातु है उसकी उपधातु हम उपधातु जो कह देते हैं आर्तव है, तो सर हाँ, उसमें स्तन्य अगर और है, आर्तव। हाँ जी स्तन्य और आर्तव है, तो हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे करेंगे कि ये रस की वजह से है या फिर रक्त, वो कैसे करेंगे? वेरी क्योंकि गुड, रस, हाँ जी बहुत सर, शानदार, क्यों, हाँ जी सर। अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया। एक्चुअली में क्या होता है कि आ, हम जो है वो रस पुष्टि करोगे आप। रस का काम क्या है? रस का काम क्या है कि रस जो है वो रक्त को तर्पित करता है, ठीक है ना? हाँ जी सर। तो रस की तुष्टि जो है, जो प्रीणन का कार्य होता है, तो स्तन्य और आर्तव, तो हमको तो आदेश यही है कि अगर आपको जो है आर्तव की दृष्टि को ठीक करना है, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पर आपने देखिए, ये देखिए कि आर्तव दृष्टि देखनी है आपने, रक्त प्रदर कब होगा और आर्तव में दृष्टि कब होगी, ये देखने वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लेडी का दूध नहीं उतर रहा है या उसको रजोगुण जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहा, कष्ट आर्तव है, ठीक है, तो मैं रस धातु को ट्रीट करूंगा। लेकिन वो ये कहती है कि डीयूबी हो गया, जैसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, रक्त प्रदर हो गया, वो जो है वो किसके अंतर्गत रखा गया है? वो रक्त प्रदोषज विकार के अंतर्गत में रखा गया है। जहां पर रक्त में दिक्कत आएगी, रक्त के कारण द्रव गुण बढ़कर निकल रहा है, तब तो मैं रक्त धातु की चिकित्सा कर लूंगा। लेकिन अगर आर्तव आ ही नहीं रहा है तो मैं किसकी चिकित्सा करूंगा? मैं रस धातु की चिकित्सा करूंगा। दूध नहीं उतर रहा है तो रस धातु की चिकित्सा करूंगा। ठीक है सर। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है आपको? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? जैसे जैसे डॉक्टर साहब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैंने शुरू में भी आपको कहा, जैसे कहा था, जैसे कुछ लोग जो है ना, मैंने जिन लेडीज को शतावरी में शुरू करता हूं तो उनको क्या होता है कि मैंने तो रस धातु के लिए उनको शुरू किया था, लेकिन उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वो क्यों हो गई? क्योंकि रस धातु की अति पुष्टि जो है वो रक्त प्रदर की स्थिति बना गई, ठीक है ना? तो यहां पर आपको बहुत, मैंने युक्ति का बड़ा महत्व है इसमें, आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है। और कोई सवाल? तो ठीक है जी, फिर करवा, कितने लोग करवा चौथ मनाते हैं? जी सर। रजनी जी मनाती हैं, अमन वालिया जी मनाती हैं, सपना जी, हाँ जी सर। सपना जी मनाती हैं, है ना? हाँ जी सर। मोहन जी मनाती हैं, उनका हाथ हाँ खड़ा जी है, सर। जी। ठीक है जी। दिनेश जी? नहीं सर। दिनेश जी नहीं मनाते क्या, नहीं या सर। नहीं मनवाते? है ना सर। क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। किस पे? करवा चौथ पे? नहीं नहीं नहीं, तो जैसे आपने बताया था रक्त पाचक और रक्त पाचक को आज आपने डिस्कस किए थे, हाँ जी, क्या कोई रोल है इसमें रक्त पित्त में? यस यस, ग्रसित रक्तपित्त में हम रक्तपाचक यूज करेंगे, जहां पर मैंने फाइब्रोटिक कंडीशन बताई थी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो फिर वक्त आ गया है सायोनारा कहने का, मेरा ख्याल है ना? आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे हाथों मार खाएगा वो आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नो सर। अच्छा, अमन वालिया जी का मैसेज आया कि वो नहीं मनाते। प्रशांत सूद जी? गुड इवनिंग सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। समझ आया सर। नहीं नहीं, करवा चौथ पे पूछ रहा हूँ। सर खाना बनाना पड़ता है, उसे रखना तो पड़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। रेणु गोपाल जी?
आज सीमा जी आई थी, चली गई क्या? सीमा पंकज पटेल जी। हूँ सर, मैं यहीं पे हूँ, सुन रही हूँ। अच्छा, हाँ 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 जी, बताइए। हमारे में तो होता नहीं करवा चौथ, अच्छा, पंजाब है शायद, ये है ना। ये पंजाबी भी नहीं मना रहे, गुजराती भी नहीं मना। राजू भाई, राजू भाई तो पक्का रखते होंगे। नहीं सर, नहीं हमारे। अच्छा अच्छा, निशा जी, निशा ने तो पक्का, निशा पक्का है 101%। हाँ सर, मैं रखती हूँ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, गुड गुड। तभी जो है वो दीर्घायु हो रहे हैं, हो गए हैं, और सुखायु हो गए हैं आपके हस्बैंड, है ना संदीप जी, आपकी वजह से ही। चलो जी, ठीक है, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। हाँ, कल का गुड मतलब, नाइट। थैंक यू देखिए सो कल मच। का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं दे दूंगा, है ना, कहीं आप चिल्लाने लग जाओ फिर, कल कहा था आपने, आए नहीं आप। ठीक है जी, ओके जी, यस सर। टेक केयर, बाय। सर ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि।